आज हम लोग का कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का क्लास नंबर 3। तो पहला 2 क्लास के अंदर हम लोग बेसिक कंसेप्ट समझ चुके हैं, उसका बैकग्राउंड हिस्ट्री क्या था, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के आने के पहले क्या था, जब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बना था कितने पार्ट्स में डिविजिबल था, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कौन से कानून के हिसाब से बना हुआ है, ये हम लोग सीखे थे। फिर ये समझे थे कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हर तरीके के एग्रीमेंट को डील नहीं किया जाता है, जहाँ पे सेपरेट कानून बना हुआ है वो सेपरेट कानून फॉलो करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कैसा लॉ होता है? इट्स अ जनरल लॉ। इसके बाद डिफरेंट डेफिनेशंस देखे थे हम लोग, प्रपोजल, एक्सेप्टेंस, प्रॉमिस, प्रॉमिसर, प्रॉमिसी, अग्रीमेंट, फिर रेसिप्रोकल प्रोमिसेस, वॉइड अग्रीमेंट, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल अग्रीमेंट और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। इतना सारा डेफिनेशंस देखे थे। फिर हम लोग देखे थे सोशल अग्रीमेंट क्या होता है और डोमेस्टिक अग्रीमेंट क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ था हम लोग का। उसके बाद हम लोग देखे थे छोटा छोटा डेफिनेशंस अलग से, जो एक दूसरे पेज पे दिया होता है डेफिनेशन वाले पोर्शन में, मतलब इधर से हम लोग 2-4 डेफिनेशंस टिक किए थे। अब आज हम लोग का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट ये बोल सकते हैं कि अभी तक का अपना ये जो 3rd क्लास है ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं। जितना चीज़ पढ़ा है वो खाली बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसके बेसिस पे पूरा चैप्टर पढ़ने में आप लोग को आसानी होगा। लेकिन अब जो फर्स्ट मेन टॉपिक है, जो एग्जाम ओरिएंटेड हम लोग पढ़ रहे हैं, वो यही है। क्या लिखा हुआ इधर पे? एसेंशियल एलिमेंट्स फॉर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन नंबर 10। एक कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए किन चीज़ों का ज़रूरत होना चाहिए? तो हम लोग डेफिनेशन समझ के जानते कि 2 चीज़ का ज़रूरत है, एक तो अग्रीमेंट होगा और एनफोर्सेबल बाय लॉ होगा। लेकिन उसके अलावा और भी बहुत सारा चीज़ होना चाहिए, तब जा करके आप उस कॉन्ट्रैक्ट को कानून के पास लेके जा सकते हैं। और ये बात कहाँ लिखा हुआ है? सेक्शन नंबर 10 में। सेक्शन नंबर 10 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेज कि अगर ये सारा चीज़ होगा तो आप कॉन्ट्रैक्ट को कानून के पास लेके जा सकते हैं। अब यहाँ पे बहुत सारा पॉइंट लिखा हुआ है, अब हम जो पॉइंट मार्क कर रहे हैं, ठीक है, ये 6 पॉइंट जो मार्क कर रहे हैं ये सेक्शन 10 में लिखा हुआ है, ठीक है, कि ये सारा होना चाहिए अगर आप एक अच्छा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाते हो तो। लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारा पॉइंट हम लिखे, इसको हम राउंड कर देते हैं। ये सेक्शन 10 में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी इन सारा चीज़ का कॉन्ट्रैक्ट में होना ज़रूरी है। तो हम एक सिंगल हेडिंग बनाया ना, एसेंशियल एलिमेंट्स फॉर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, इसीलिए बगल में सेक्शन 10 लिख दिया। नहीं तो 2 अलग अलग कॉलम बनाना पड़ता कि सेक्शन 10 में लिखा है, ये वहाँ लिखा है, तो वो फ़ायदा नहीं है हम लोग को, क्योंकि सेक्शन नंबर से उतना मतलब नहीं है, ठीक। लेकिन ये मत बोलना कि सेक्शन 10 में ये 11 चीज़ लिखा हुआ है, तो गलत हो जाएगा। या तो सेक्शन मेंशन ही मत करो कि कौन से सेक्शन में क्या लिखा हुआ है, सिंपली ये बोल दो कि कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए इन चीज़ों का ज़रूरत है, बस। और अगर सेक्शन नंबर देते हो, कानून के रेफरेंस देते हो कि कानून में लिखा है, तो फिर ये गलत नहीं लिख सकते, ठीक। तो सेक्शन 10 में ये सारा चीज़ का बात हुआ है। अभी इतना सिंपल लगेगा तुम लोग को, अब समझ में आएगा कि पिछले 2 क्लास में जो मेहनत हुआ है वो कितना अच्छा है। अब देखो तुम लोग को अच्छा लगेगा समझ के कि हाँ, ये डिफिकल्ट टॉपिक भी हम लोग को आसानी समझ में आ रहा है। एक कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए किस चीज़ का जरूरत है? पहला लिखा हुआ है एटलीस्ट 2 पार्टीज। क्यों भाई? एक इंसान ऑफर देगा और एक एक्सेप्ट करेगा। एक इंसान अपने साथ तो कॉन्ट्रैक्ट बना नहीं सकता, तो इसको आगे मेरे को डिस्कस करने का नहीं है। अच्छा, ये पार्टीज जो है वो इंडिविजुअल लोग होंगे ऐसा ज़रूरी नहीं है, कोई भी इंसान जिसका अपना अस्तित्व है, अपना एग्जिस्टेंस है, वो कॉन्ट्रैक्ट बना सकता है। अब बोलता है ऑफर और एक्सेप्टेंस के बिना कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता, या फिर बोल लो कि अग्रीमेंट के बिना कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। जब एक इंसान किसी को ऑफर देगा, सामने वाला एक्सेप्ट करेगा, प्रॉमिस बनेगा, तब तो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। तो यानी कि ये तो पिछले पॉइंट से रिपीटेड आ गया, वापस से उठ के आ गया कि एग्रीमेंट चाहिए कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए। अब देखो यहाँ पे लीगलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब क्या हुआ? सब्जेक्ट मैटर, पर्पस, कि आप कॉन्ट्रैक्ट क्यों बनाना चाहते हैं, ठीक। जिस चीज के लिए कॉन्ट्रैक्ट बनाना है वो चीज क्या होना चाहिए? लॉफुल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, ए और बी, ठीक है, दोनों क्रिमिनल्स है। तो ए ने क्या बोला बी को कि सुन, चल के ना बैंक लूटते हैं, चलेगा मेरे साथ? बी बोलता है ओके, चलेंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं। तो दोनों के बीच में क्या हुआ? अग्रीमेंट हुआ। एक आदमी ऑफर दिया, सामने वाला उसको एक्सेप्ट किया, अग्रीमेंट है। पहले तो ये दिमाग में क्लियर करेंगे अग्रीमेंट है। लेकिन कल को अगर बी मना कर दे कि भाई मम्मी बोल रही है घर में कुछ काम है, आज बैंक लूटने मत जाओ, ठीक है, बी मना कर दिया, अपन नहीं जाएंगे, तो क्या एक कोर्ट में जा सकता है? बोला जज साहब, माय लॉर्ड, उसने वादा किया था कि मेरे साथ बैंक लूटने जाएगा, देखे नहीं जा रहा है, जेल में डालिए उसको। ऐसा तो नहीं होगा। तो जज साहब, इसको तो पता नहीं, पहले इसको जेल में डालेगा।
तो ये अग्रीमेंट तो है लेकिन इसको कोर्ट के पास लेके नहीं जा सकते। तो कोर्ट के पास अगर जाना है तो याद रखना कि आप जिस चीज़ के लिए एग्रीमेंट बनाते हो वो चीज़ कैसा होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए, लीगल होना चाहिए। ये तो लॉफुल नहीं था ना, बैंक लूटना, किसी का मर्डर करना, किसी का किडनैप करना, ये सारी चीज़ों के लिए एग्रीमेंट बनाओगे तो कहाँ से कोर्ट में जाओगे। अच्छा, दूसरा बोलते हैं फिर लॉफुल कंसिडरेशन। अब कंसिडरेशन का मतलब हम लोग सीख चुके हैं, समथिंग इन रिटर्न। आपके काम के बदले में आपको जो मिलेगा उसको क्या बोलेंगे, कंसिडरेशन बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अब देखो ये मिस्टर ए और ये मिस्टर बी। तो मिस्टर बी के पास एक बिल्डिंग है, जो बिल्डिंग वो मिस्टर ए को सेल करना चाहता है, ठीक। अब मिस्टर बी तो बिल्डिंग बेच देगा, बदले में बी को क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। तो पैसा बी के लिए क्या हुआ, कंसिडरेशन। अच्छा, ए के तरफ से सोचो, अब अगर तुम ए हो तो ये सोचो कि तुमने पैसा दिया, तुमको क्या मिला, बिल्डिंग मिला, तो बिल्डिंग तुम्हारे लिए क्या है, कंसिडरेशन। अब बताओ इंडिया में पैसा इलीगल है या बिल्डिंग इलीगल है, कुछ इलीगल नहीं है, चलता है। लेकिन अब यहाँ पे बी ने बोला तेरे को बिल्डिंग दूंगा लेकिन बदले में क्या चाहिए मेरे को, 5 किलो ड्रग्स चाहिए। बताओ बिल्डिंग के बदले क्या लेना चाहता है, ड्रग्स लेना चाहता है। या फिर बोला देख तेरे को बिल्डिंग दूंगा लेकिन एक काम कर मेरा, वो सामने वाले बिल्डिंग में शर्मा रहता है, मर्डर कर दे उसका। तो देख मैं तेरे लिए काम करूंगा मगर मेरे लिए तेरे को जो काम करना है बदले में, वो काम कैसा है, लीगल नहीं है, लॉफुल नहीं है। तो बोलते हैं कंसिडरेशन है या नहीं है, कंसिडरेशन है। अरे बदले में कुछ तो कर रहा है ना बेचारा, ड्रग्स दे रहा है, मर्डर कर रहा है, बदले में कुछ तो कर रहा है, कंसिडरेशन है। कंसिडरेशन मीन्स समथिंग इन रिटर्न। लेकिन ये कंसिडरेशन कैसा नहीं है, लॉफुल नहीं है। समझ में आया। तो हम क्या बोल रहे हैं, पॉइंट नंबर 3 और 4 में कोई डिफरेंस है क्या। पॉइंट नंबर 3 बोलता है कि जिस चीज के लिए कॉन्ट्रैक्ट होता है वो चीज लॉफुल होना चाहिए। हमने आपको बोला कि चलो मर्डर कर देता है किसी का, अग्रीमेंट ही किस चीज के लिए हुआ, मर्डर करने के लिए। तो जिस चीज के लिए कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है वो चीज ही क्या है, अनलॉफुल है। लेकिन पॉइंट नंबर 4, इस एग्जाम्पल में अग्रीमेंट किस चीज के लिए हो रहा है, बिल्डिंग के लिए। तो बिल्डिंग खरीदना बेचना तो इलीगल नहीं है। तो यहां पे परेशानी क्या है, यहां पे आपका कंसिडरेशन इलीगल था। समझ में आया। चल, अब उसके बाद लिखा हुआ है फ्री कंसेंट। सबसे पहले तो कंसेंट का मतलब क्या होता है, कंसेंट का मतलब होता है सहमति, ठीक। ए अपने घर में बैठा हुआ है और सोचता है कि बी के साथ क्या बनाना है, कॉन्ट्रैक्ट बनाना है। तो क्या ए के सोचने से कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, बी का अप्रूवल चाहिए या नहीं चाहिए, तो चाहिए। मतलब बी का क्या चाहिए अपने को, कंसेंट चाहिए, जिसको हम लोग एक्सेप्टेंस बोल रहे हैं, ठीक। अब ये कंसेंट भी कैसा होना चाहिए, फ्री कंसेंट होना चाहिए। फ्री कंसेंट मतलब ये किसी भी बहकावे में आके या किसी भी डर के माहौल में जोर जबरदस्ती अपना कंसेंट नहीं दिया होगा। तुम लोग को एग्जाम्पल याद होगा बसंती और धन्नो वाला, कि वहां पे उन लोगों का कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने का मन नहीं था, ठीक। जोर जबरदस्ती उनके साथ किया गया, इसीलिए वो लोग कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किए। तो क्या हम बोल सकते हैं कि वहां पे बसंती और मौसी का फ्री कंसेंट नहीं था, बोल सकते ना कि उनका फ्री कंसेंट नहीं था। तो क्या बताओ वहां पे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बना था, वैलिड नहीं बना था। वो कैसा बना था, वॉइडेबल बना था, जहां पे बसंती और मौसी के पास ऑप्शन है कि वो इसको वॉइड भी बना सकते हैं। और हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए क्या होगा, भाई जहां पे तुमने अपनी मर्जी से एक्सेप्ट किया है वहां तो कोई वॉइडेबल वाला केस नहीं है। तुमने खुद बोला था कि हाँ हम ये काम करने के लिए तैयार है, तो अब कोर्ट में कैसे जाके कहोगे कि मेरे साथ बुरा हुआ है, तुमने खुद एक्सेप्ट किया था। समझ में आ रहा है। तो कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए कैसा कंसेंट चाहिए, फ्री कंसेंट चाहिए। फ्री कंसेंट मतलब कि आपने एक्सेप्ट किया है खुद अपनी मर्जी से, बिना किसी बहकावे में, बिना किसी डर में, ठीक है, कोई तरीके का परेशानी आपके साथ नहीं था। जैसे एग्जाम्पल ले सकते हैं ना हम लोग कि मान लो एक स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट अभी नया नया दुकान खोला है और दुकान में एक प्रोडक्ट वो क्या करता है 300 में खरीद के लाता है और 700 में सेल करता है, परचेज करता है 300 में, बेचता है 700 में। अब एक दिन विक्रम अग्रवाल चला गया इसके शॉप पे, अब विक्रम अग्रवाल इसका टीचर है, ठीक। अब सोचो क्या हो रहा है, विक्रम अग्रवाल ने इसको कुछ बोला नहीं, डराया धमकाया नहीं, ठीक,
खाली एक लाइन बोला इमोशनल अत्याचार, कह रहे अपने टीचर से भी पैसा लेगा, तो वे क्या करे, मना भी नहीं कर सकता और देने का मन भी नहीं है। लेकिन फिर भी ये क्या किया, बोला ठीक है सर 300 का खरीदा, आप 300 ही दे दीजिए, आपसे प्रॉफिट नहीं कमाएंगे। तो तुमको लगता है कि स्टूडेंट का मन था? नहीं था। इसने एक्सेप्ट किया लेकिन इसका कंसेंट फ्री नहीं था। समझ में आता है? तो अब देखो ये क्या है, ये एक मेंटल प्रॉब्लम था कि भाई दिमाग में लगा कि यार अब गड़बड़ हो गया हमारे साथ, मना भी नहीं कर सकते और देने का मन भी नहीं है। इसको डिटेल में आगे समझेंगे हम लोग, लेकिन ये समझना कि यहाँ पे देखो इसका मन नहीं था, ये किसी बहकावे में आके दे रहा है, कोई डरा धमका नहीं रहा है, लेकिन कोई ना कोई तो बहकावा है, शायद इसके साथ ऐसा रिलेशन है, ऐसा बॉन्डिंग है कि हम मना नहीं कर पाए। तो यहाँ पे भी हम लोग कोर्ट में जाके बोल सकते हैं कि सर देखिए मैं बहकावे में आ गया था इसीलिए मैंने एक्सेप्ट कर लिया, अदरवाइज मैं नहीं करता। ठीक, तो अभी तक 5 पॉइंट डिस्कस किए। कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए क्या चाहिए, 2 लोग होना जरूरी है, फिर ऑफर एक्सेप्टेंस के बिना तो बनेगा ही नहीं। तीसरा, जिस पर्पस के लिए कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है वो पर्पस कैसा होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए। अच्छा, बिना कंसिडरेशन के भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, आपने कुछ दिया बदले में आपको कुछ मिलेगा, और ये जो आपने दिया जो आपको मिलेगा बदले में, दोनों क्या होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए। फिर बोलते कि जिन लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उनका मर्जी कैसा होना चाहिए, किसी बहकावे में होना चाहिए, फ्री कंसेंट होना चाहिए, मतलब कि बिना किसी जोर जबरदस्ती, बिना किसी प्रेशर में उन्होंने एक्सेप्ट किया। अब बोलते कैपेसिटी ऑफ पार्टीज, जिन 2 लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने का कैपेसिटी होना चाहिए। कैपेसिटी होना चाहिए मतलब क्या, वो लोग पढ़े लिखे होने चाहिए या अमीर होने चाहिए? एक एक एग्जाम्पल लेंगे हम लोग, फिर समझेंगे। तो ये भाई साहब MBA पास्ट है और ये भाई साहब 2 क्लास पढ़ा है, बस ज़्यादा पढ़ा नहीं। तो देखो ये बोलता है कि मेरे पास बहुत एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, और ये तो अनपढ़ गंवार है, तो ये अनपढ़ गंवार जाहिल इंसान मेरे साथ क्या ही कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ठीक, अब अच्छा समझना, एक्चुअली इसके पास एक गोट था, जो ये गोट इस इंसान को क्या करना चाहता है, सेल करना चाहता है। तो ये बोला कि हमारा गोट ले लीजिए 3000 में, ये बोलता है ले लेंगे। ठीक, अब बताओ तुमको लगता है कि जो सेकंड पास पर्सन है इसके पास कैपेसिटी है या नहीं है? देखो कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, करेक्ट। एक अनपढ़ इंसान भी कॉन्ट्रैक्ट बना सकता है। हम लोग एग्जाम्पल लिए थे मुकेश अंबानी का और चाय वाला का, कि मुकेश अंबानी बोला 1 कप चाय दे देना बिना चीनी मिलाए हुए, तो क्या इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना था? बना था। अब कोई बोला भाई कहाँ मुकेश अंबानी, कहाँ एक छोटा मोटा चाय वाला, इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट बनेगा? तो देखो भावनाओं में बहने का दरकार नहीं है कि अमीर है गरीब है, ये मत देखो। कॉन्ट्रैक्ट सिंपल सा बात क्या बोलता है कि भाई एक इंसान ऑफर दिया, सामने वाला उसको एक्सेप्ट किया, एक कमर्शियल ट्रांजैक्शन था, अभी किसी के भी बीच में हो क्या फर्क पड़ता है? तो फिर आप ये बताइए ना सीधा कि कैपेसिटी होता है क्या? सर आप गोल गोल घुमा रहे खाली। कैपेसिटी क्या होता है? कैपेसिटी बेसिकली होता है कि जो ऑफर है या जो एक्सेप्टेंस है दोनों उसको समझ सकते हैं या नहीं समझ सकते। कैपेसिटी ओनली मीन्स मेंटल कैपेसिटी, या फिर हम ये बोल सकते हैं कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड टेक अ लॉजिकल डिसीजन, कि भाई जो चीज है वो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मुकेश अंबानी ने बोला कि भाई 1 कप चाय का देना, चीनी मत मिलाना, इसको समझ में आया कि नहीं आया? आया। इसने बोला 10 रुपए लगेगा, इसको समझ में आया कि नहीं आया? आया। ये लोग दोनों फैसला कर सकते कि नहीं कर सकते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? कर सकते हैं, मतलब इनके पास कैपेसिटी है। अब समझो कि कैपेसिटी कहां नहीं होता, ये एग्जाम्पल सुन लोगे तो एकदम क्लियर। एक तरफ विक्रम अग्रवाल है और एक तरफ छोटू। छोटू का उम्र है 6 महीना, छोटू सिर्फ 6 महीने का है। अब विक्रम अग्रवाल को अपना कार बेचना है,
कैसे भी बेचना है। तो एक बार ये अपने फ्रेंड के घर गया जहाँ उसको छोटू मिला। अब देखो पागलपन, तो छोटू को बोल रहा है, बेटा छोटू मेरा गाड़ी खरीद ले, ठीक है, देख ऐसे तो 5 लाख का है, ठीक, तू मेरे भाई का बच्चा है, तेरे को हम 50,000 में दे देंगे। सुन, जिस दिन तू पैसा देगा ना उसके अगले दिन तेरे को चाबी दे देंगे गाड़ी का। अब छोटू तो क्या है, बेड पे लेटा हुआ सर हिला रहा है, तो ये बोलता हाँ मैंने ऑफर दिया, उसने एक्सेप्ट कर लिया। अभी बताओ क्या छोटू को तुम्हारी कुछ भी बात समझ में आई? उसको फैसला लेना है नहीं लेना है, उसका इतना कैपेसिटी है क्या? नहीं। हो सकता है कि छोटू बहुत अमीर इंसान है, मुकेश अंबानी का लड़का है, हो सकता है। तो पैसा है नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो ये कौन है? ये भाई हम लोग के आशिकी 2 का हीरो है, मतलब दिन रात कहीं ना कहीं टुल रहता है, हमेशा नशे में। कौन इसको क्या बोल के चला गया इसको खबर भी नहीं है। तो इधर पे आई इसकी आरोही, ठीक। अब आरोही इसके साथ कुछ कॉन्ट्रैक्ट बनाने का कोशिश कर रही है, कुछ खरीदना बेचना है इसको। अब ये बेचारा है फुल नशे में, अभी क्या बोल रही है इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मतलब ही इज नॉट इन अ पोजिशन टू अंडरस्टैंड द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्या बोल रहे हैं? अच्छा इसको वो काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, अभी उस पोजीशन में नहीं कि फैसला भी ले सके। समझ में आ रहा है? मतलब कि इसके पास कैपेसिटी नहीं है। तो क्या जिंदगी भर कैपेसिटी नहीं है? कल सुबह उठेगा नींद से फ्रेश होकर के कैपेसिटी आ जाएगा। समझ में आया चीज? तो कैपेसिटी नहीं है बोलने का मतलब क्या है कि वो इंसान अभी मानसिक तौर पे उस चीज को समझने के लायक नहीं है। और भी अदर केसेस होता है, मानसिक तौर के अलावा भी होता है, लेकिन ये सबको हम लोग डिटेल में समझेंगे, ये सारा चीज को डिटेल में समझेंगे। लेकिन अभी सिर्फ इतना समझ लो कि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना चाहते हैं तो आपके पास कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने का कैपेसिटी होना चाहिए। और कैपेसिटी का मतलब ना ही एजुकेशनल कैपेसिटी ना ही फाइनेंशियल कैपेसिटी, इट इज ओनली मेंटल कैपेसिटी। मेंटल कैपेसिटी या फिर लीगल कैपेसिटी, कानून के हिसाब से भी बहुत लोग कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकते और बहुत लोग कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकते हैं, तो वो हम लोग डिटेल में समझेंगे। इधर देखो, अच्छा ठीक है, ये पहले हम लोग इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं फिर देखेंगे। अब यहां पे लिखा हुआ है सर्टेनिटी ऑफ टर्म्स। बहुत लोग इसको सर्टेनिटी बोलते हैं, सर्टेनिटी नहीं है, एन के बाद आई नहीं है, सर्टेनिटी। कोई चीज सर्टेन है मतलब ऐसा जरूर होगा, फिक्स्ड है, ठीक, मतलब कि तुम्हारे मन में कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब अच्छे से समझना, ये मिस्टर एक्स, ठीक है, और ये एकदम दलीदर आदमी, मतलब ये नहाता नहीं है, ठीक, करीब 2 महीने से नहाया नहीं है ये। अब एक दिन इसको शौक चढ़ा कि यार आज नहा लेते, बारिश हो रहा है, ठीक, एक्चुअली पानी बचाने वाला अभियान में था, तो देखा बारिश हो रहा है, अब इस पानी को क्या बचाए, नहा लेते। तो ये अपने मोहल्ले के वाले एक दुकान में गया, जनरल स्टोर में, वहां पे एक रामू था, तो ये रामू को 100 रुपये देके आया और क्या बोलता है कि देख रामू, अपने किसी नौकर को भेज दे 4 साबुन दे करके। ये 100 रुपये देके आया हो, क्या बोला, अपने किसी नौकर को मेरे घर भेज दे 4 साबुन दे करके, या फिर देखो अब बोलो ये खुद ही गया तो खुद ही ले आता, तो ये फोन करके बोला, चलो एग्जाम्पल चेंज, फोन करके बोला कि रामू अपने किसी नौकर को भेज दे 4 साबुन दे करके, मैं उसके हाथ में 100 रुपये दे दूंगा। तो इसने ऑफर दिया और रामू ने उस ऑफर को क्या किया, बोला ठीक है भेजता हूँ। लेकिन 1 घंटा हुआ, 2 घंटा हुआ, 3 घंटा हुआ, ये साबुन भेजा ही नहीं, और उतने देर में बारिश खत्म, ठीक। अभी बेचारा परेशान कि आज एक तो ऐसे मुहूर्त के बाद हमारा नहाने का मन हुआ था और उसमें भी साबुन नहीं भेजा। तो अब ये इंसान जो है रामू के अगेंस्ट केस करना चाहता है, क्या केस कर सकता है कि नहीं कर सकता है? पहले तो ये देखो कि ऑफर था या नहीं था, था, ऑफर को एक्सेप्ट किया या नहीं किया, किया, मतलब अग्रीमेंट था या नहीं था, अग्रीमेंट था। अच्छा फोकट में साबुन मंगा रहा था क्या, पैसा देके मंगा रहा था, यानी कमर्शियल ट्रांजैक्शन भी था। समझ में आया, कमर्शियल ट्रांजैक्शन भी था, तो केस तो कर ही सकता है। क्या मान लिया जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक।
एक ने ऑफर दिया, सामने ने एक्सेप्ट किया, मतलब क्या बन गया? अग्रीमेंट। और ये काम फोकट में नहीं हो रहा है भाई। साबुन के बदले हम क्या देने वाले थे? पैसा देने वाले थे। तुमको साबुन नहीं देना था तो मना कर देता, हम किसी दूसरी दुकान से मंगाते। करेक्ट। अब ये मत सोचो कि इसके जेब से पैसा तो निकला ही नहीं, ये नहीं सोचने का है। उधार में तो ट्रांजैक्शन होता है कि नहीं होता है? उधार में भी ट्रांजैक्शन होता है। अब बात आया कि मिस्टर एक्स ने जब कोर्ट में केस किया तो जीत एक्चुअली रामू का हुआ। ठीक, जीत एक्चुअली रामू का हुआ। इस बात पे नहीं हुआ कि एक्स ने पैसा ही नहीं दिया तो मैं साबुन क्यों देता। भाई किसी ना किसी इंसान को तो पहले काम करना पड़ेगा। एक्स भी बोल सकता तुमने साबुन नहीं दिया तो मैं पैसा काहे देता। अरे एक इंसान पहले काम करेगा फिर तो दूसरा करेगा। अब देखो जीत किस ग्राउंड पे हुआ। रामू ने बोला कि भाई साहब इसका ऑफर गलत था। इसने बोला 4 साबुन भेज देना। मैंने एक्सेप्ट तो कर लिया, लेकिन ये समझ में नहीं आया बाद में कि कौन सा साबुन भेजे। मेरा तो जनरल स्टोर है, अब उसको नहाने का साबुन भेजे या बर्तन धोने का या कपड़ा धोने का, कौन सा साबुन भेजे? समझ में आया? मतलब कि इस ऑफर में कुछ गड़बड़ था, कुछ मिसिंग था, कुछ कंफ्यूजिंग था, इसीलिए मैंने नहीं भेजा। तो कोर्ट बोलता है सही बात बेटा, तेरा गलती नहीं है। सिमिलरली ये कौन है? विमला। विमला गई एक बार किसी शॉप पे, ये भी पैसा दे के आई। अब देखो पैसा भी दे दिया 500 रुपया। अगर कंफ्यूजन है कि पैसा नहीं दिया था तो चलो पैसा दे के आई है। और क्या बोल रही है कि भैया जी ये पैसा रखिए, अभी आपकी दुकान पे बहुत भीड़ है, मैं घर जाती हूँ तो आप मेरे घर पे 3 लीटर तेल भिजवा दीजिएगा। नहीं भिजवाया, पैसा भी ले लिया, तेल भी नहीं दिया। तो बोलते अब तो कोर्ट में केस करेंगे। भाई इसका ऑफर था, इसने एक्सेप्ट किया था, अग्रीमेंट बना और एक कमर्शियल ट्रांजैक्शन भी है। तो विमला भी पहुंच गई कोर्ट। बताओ कोर्ट में जीतेगी? नहीं जीतेगी। दुकानदार फिर बोल देगा भाई मेरे यहाँ पे नारियल का तेल है, सरसों का तेल है, रिफाइंड ऑयल है, केरोसिन ऑयल है, कौन सा भेजूं? वो तो बोल के चली गई 3 लीटर तेल भेज देना। अब जल्दी जल्दी में मैंने भी नहीं समझा कौन सा तेल। यानी कि यहां पे भी टर्म्स के अंदर में क्या था? कंफ्यूजन था। अच्छा अब मान लो कि इस इंसान का शॉप किस चीज का है? ठीक, अब यहां पे जाके बोल रही 3 लीटर तेल भेज दीजिएगा, तो यहां पे बोल सकते हैं कि कौन सा तेल, बोला नहीं। ठीक, अभी देखो घर से फेंक के मारेगी बर्तन इसको, बोले रे नालायक, तेरा दुकान केरोसिन का है तो तेरे से नारियल तेल काहे को मांगेंगे? समझ में आ रहा है? तो एक्स्ट्रा होशियार नहीं बनना है। यहां पे मत बोलना कि टर्म्स फिक्स नहीं है। क्लियर हो रहा है चीज? एक लास्ट एग्जांपल और। तो मिस्टर ए को लगता है कि वो बहुत अच्छा एक्टिंग करता है, एक्टर बनने के लायक है। मिस्टर डी एक अच्छा खासा डायरेक्टर है, ठीक, जो अभी एक्टर्स ढूंढ रहा है कि भाई मूवी बना लिया जाए। और ये एकदम बेकरार होकर रखा है कि बस एक बार स्क्रीन पे मेरा शक्ल दिख जाए, घर परिवार वाले को बता दे कि देखो हम काम कर सकते हैं। तो डायरेक्टर ने एक्टर को अप्रोच किया, बोलते कि एक नया मूवी बना रहे, काम करेगा? बोला हाँ सर ज़रूर करेंगे। बोला ठीक है 3 महीने का काम रहेगा, तेरे को अच्छा खासा पैसा दे देंगे हम, तुम काम कर खाली। बोला ठीक है सर काम करेंगे। अब ये पैसा बनाया, सॉरी मूवी बनाया, मूवी का नाम था बाहुबली, और उसमें डायरेक्टर ने 500 करोड़ रुपया कमा लिया। अब ये क्या कि भाई साहब मूवी बन गया, रिलीज हो गया, अब कमा लिए, अब तो मेरे को पैसा दे दो। तो थोड़ा सा अपने जेब में ढूंढ ढांड के ना एक 10 रुपए का सिक्का निकाला, उसको दे दिया, बोला ले जा। अब ये पूरा गुस्सा, बोलता है चीटिंग है, मेरे साथ चीटिंग है भाई, तुम 500 करोड़ कमा रहे हो, मेरे को 10 रुपए दे रहे हो। तो चला गया कोर्ट कि इसने मेरे काम करवा लिया, इतना पैसा कमाए, मेरे को 10 रुपए दे रहा है, मजाक हो रहा है। तो कोर्ट में बोला कि कितने में बात हुआ था? अरे बात कितने में हुआ था? तो बोला बात तो सर इसने बोला था अच्छा खासा पैसा दे देगा। तो अच्छा खासा का डेफिनेशन क्या है? कुछ नहीं है। ये बोला सर अच्छा खासा तो 100 करोड़ होता है, ये बोलता बस 10 रुपए होता है। तो जीतेगा क्या? नहीं जीतेगा। समझ में आया? तो कंफ्यूजिंग था, टर्म्स इनकम्प्लीट था। मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट अगर आप वैलिड बोलना चाहते हो, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या कि कोर्ट में जाओगे केस फेस कर सकते हो, वही तो हुआ ना वैलिड कॉन्ट्रैक्ट।
तो एक तो आपका ऑफर गलत है, एक तो आपका कॉन्ट्रैक्ट आधा अधूरा है, फिर आप कहाँ से कोर्ट में जाओगे? तो अगर कोर्ट में जाने के लायक कॉन्ट्रैक्ट बनाना है तो सारा का सारा टर्म्स फिक्स्ड होना चाहिए, पहले से प्रॉपर एकदम तय होना चाहिए। तो सर्टेनिटी ऑफ टर्म्स हो गया। नेक्स्ट बोलता है पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। जिस चीज के लिए कॉन्ट्रैक्ट बनाया जा रहा है उस चीज को परफॉर्म करना पॉसिबल होना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल लिए थे कि भाई 5 लाख रुपया दो, आसमान से तारा तोड़ के ला देंगे, ठीक। तो अब बताओ, लड़का 5 लाख रुपया दे दिया और सामने वाला तारा तोड़ के लाएगा नहीं। अब ये जाएगा कोर्ट में, कोर्ट में बोलेगा कि जज साहब इसने बोला था कि 5 लाख रुपया दे, मैं तारा तोड़ के लाऊंगा, देखिए तारा तोड़ के नहीं लाया। तो जज क्या करेगा? जज बोलेगा अरे नालायक बेवकूफ इंसान, तेरे को इतना बुद्धि नहीं है कि तारा तोड़ा नहीं जा सकता। वो तो तेरे को 5 लाख रुपया मांगा, तेरा तो बुद्धि है, दिया क्यों पैसा? समझ में आ रहा है? तो जिस चीज को परफॉर्म करना पॉसिबल ही नहीं है उस चीज के लिए कॉन्ट्रैक्ट में कोर्ट में नहीं जा सकते। अच्छा, ये पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस ये कब से इम्पॉसिबल है? शुरुआत से इम्पॉसिबल है, क्योंकि अगर पहले पॉसिबल हुआ होता तब तो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता। अगर ये पहले पॉसिबल होता तब कॉन्ट्रैक्ट बन जाता। नेक्स्ट है अग्रीमेंट्स नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड। अग्रीमेंट्स नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड। एक्सप्रेसली का मतलब क्या हुआ? साफ साफ तौर पे कह दिया गया है, उसको बोलते हैं एक्सप्रेसली। जैसे मान लो कि एक बच्चा है और ये उसके मम्मी पापा, तो बच्चे को मम्मी पापा ने मना किया है कि देखो पता चला कि कोई गलत काम किया है तो बहुत पीटेंगे तुमको, ठीक है। पता चला कि कोई गलत काम किया तो बहुत पीटेंगे। अब कोई गलत काम में क्या आ गया? ना जाने कितना चीज। माँ बाप को तो कुछ भी गलत लग सकता है, लेकिन कुछ कुछ साफ साफ बताया हुआ है। जैसे पता चला कि किसी का खिड़की का कांच तोड़ दिया है, किसी का हाथ पैर तोड़ दिया, किसी को बाइक से ठोक दिया, तो ये सारे क्या है? दीज आर एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड। समझ में आ रहा है? तो अब बोलते कि कानून में बहुत सारा ऐसा भी लिखा हुआ है जो एक्सप्रेसली क्या डिक्लेयर्ड है? वॉइड है। साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर आप ऐसा काम करते हो वो क्या होता है? वॉइड होता है, यूजलेस होता है। और फिर भी आपने वैसा ही काम किया तो अब कोर्ट में नहीं जा सकते। तो अगर आपको कोर्ट में जाना है तो ध्यान देना कि आपका अग्रीमेंट क्या नहीं होना चाहिए? वॉइड, डिक्लेयर्ड नहीं होना चाहिए। इट शुड नॉट बी डिक्लेयर्ड एज अ वॉइड अग्रीमेंट। समझ में आया? तब कोर्ट में जा पाओगे। फिर लिखता है इंटेंशन ऑफ द पार्टीज टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। तो हम लोग सोशल एग्रीमेंट में पढ़ के आ चुके हैं कि आप कोर्ट में तभी जा सकते हो जब आपका लीगल रिलेशनशिप का इंटेंशन था। क्लियर है? अब लास्ट में लिखा हुआ है एक लीगल फॉर्मेलिटीज, कि कभी कभी क्या होता है किसी किसी एग्रीमेंट में कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज भी निभाना पड़ता है, ठीक। किसी किसी एग्रीमेंट में कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज भी निभाना पड़ता है, तभी आप कोर्ट में केस कर सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। ये मिस्टर ए और ये मिस्टर बी। तो ए के पास एक मकान था जो बी को भाड़े पे चाहिए था, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 2 लोग हैं। अब देखो हम 10 का 10 पॉइंट अभी कवर करेंगे। 11th पॉइंट पढ़ रहे हैं हम, 10 पॉइंट कवर करने वाले हैं। 2 लोग थे। बी ने ऑफर दिया कि भाई जगह दोगे भाड़े पे? ए ने बोला ओके। तो क्या ऑफर एक्सेप्ट हो चुका है? अच्छा, ए ने टर्म्स बताया कि भाड़े पे दूंगा 1 साल के लिए और पर मंथ 3000 रुपया तुम्हारा रेंट। तो अब बताओ टर्म्स सर्टेन है या कंफ्यूजिंग है? सर्टेन है, सब कुछ ठीक ठाक बताया। कोई कंसिडरेशन है या नहीं है? ये घर भाड़े पे देगा और ये क्या देगा? रेंट, पैसा देगा, तो कंसिडरेशन भी है। क्या ये कंसिडरेशन लॉफुल है या अनलॉफुल है? लॉफुल है। अब बोलते हैं कि ये घर भाड़े पे देना गैर कानूनी होता है क्या? तो ऑब्जेक्ट भी क्या है? लॉफुल है। इसने अपनी मर्जी से बोला, इसने भी अपनी मर्जी से बोला, तो फ्री कंसेंट भी है। भाई इसका उम्र 30 साल, इसका उम्र 25 साल, दोनों के अंदर सोचने समझने का कैपेसिटी भी है। क्लियर हो रहा है? किसी कानून में भी नहीं लिखा हुआ है कि घर भाड़े पे नहीं दे सकते। नॉट डिक्लेयर्ड एज वॉइड।
दोनों के बीच में कमर्शियल ट्रांजैक्शन हो रहा है, मतलब कि एक इंटेंशन भी है कि लीगल रिलेशनशिप में एंटर कर रहे लोग। क्लियर? अगर बात करें हम लोग तो दो पार्टीज है, ऑफर एक्सेप्टेंस है, लॉफुली तो काम है, कंसिडरेशन भी लॉफुल है, फ्री कंसेंट भी है, कैपेसिटी भी है, सर्टेनिटी भी है, पॉसिबिलिटी भी है, घर वाले पे दे सकते हैं, ये डिक्लेयर्ड भी नहीं है कि वॉइड है, और इंटेंशन भी है लीगल रिलेशनशिप का, मतलब कि सब कुछ मौजूद है। ठीक, अब क्या हुआ, बी 3 महीने से भाड़ा नहीं दे रहा है, तो क्या ए कोर्ट में जा सकता है कि नहीं जा सकता है? जा सकता है। अब कोर्ट बोलता है कि भाई तुमने इस इंसान को जगह भाड़े पे दिया था, इस चीज का प्रूफ होता है एक रेंट अग्रीमेंट, मेरे को रेंट अग्रीमेंट दिखाओ। बोला सर रेंट अग्रीमेंट तो नहीं है, तो बोलता फिर केस भी नहीं होगा। क्यों? देखो, हम तुमको बोले भाई 1 कप चाय का देना, तो चाय का एक कप के लिए कहाँ अग्रीमेंट होता है? नहीं होता है। हम तुमको बोल रहे कि भाई 2 किलो चावल दे दो, वहां पे एग्रीमेंट कहाँ होता है? नहीं होता है। हर जगह अग्रीमेंट का जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जहां की आपको कुछ लीगल फॉर्मेलिटी निभाना था, तो जब तक आपने वो फॉर्मेलिटी पूरा नहीं किया, कोर्ट आपके केस को एक्सेप्ट नहीं करेगा। बात समझ में आया? ऐसे यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं था, सब कुछ सही था, बस एक फॉर्मेलिटी आपने पूरा नहीं किया, जिसके चलते आप कोर्ट में केस नहीं कर पाए। क्लियर हो रहा है चीज? तो इस तरीके के अग्रीमेंट को ना हम लोग बोल सकते हैं अनएनफोर्सेबल अग्रीमेंट। ये ऐसा अग्रीमेंट है जिसमें सब कुछ है, स्टिल इट इज अनएनफोर्सेबल। आप कानून के पास लेके नहीं जा पा रहे। क्यों? क्योंकि वहां पे कुछ टेक्निकल डिफेक्ट है, कोई नॉर्मल प्रॉब्लम नहीं है वहां पे कि ऑफर एक्सेप्टेंस में दिक्कत है, ऑब्जेक्ट अनलॉफुल है, कैपेसिटी नहीं है, कंसेंट नहीं है, वैसा कुछ दिक्कत नहीं है, सिर्फ कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है। मान लो कि लीगल फॉर्मेलिटी हुआ था, अब स्टैम्प पेपर के ऊपर में अग्रीमेंट भी बनाया। अब तुमको ये पता होना चाहिए कि स्टैम्प पेपर अलग अलग वैल्यू का होता है, 10 रुपए का होता है, कोई 20 रुपए का होता है, कोई 50 रुपए का होता है। ठीक, अब कानून के हिसाब से आपका अग्रीमेंट 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पे होना चाहिए था। आपने सोचा क्या फर्क पड़ता है, 10 रुपए के स्टैम्प पेपर पे प्रिंट कर लिया, तो आप कोर्ट के पास जाओगे, बोलेगा देखो बेटा नहीं ले सकते, क्योंकि तुम्हारे स्टैम्प का वैल्यू क्या है, कम है। ठीक, जो लीगल फॉर्मेलिटी तुमको निभाना था, तुमने वो लीगल फॉर्मेलिटी नहीं निभाया। क्लियर है बात? फटाफट से 11 पॉइंट्स, कम से कम 2 लोगों का होना जरूरी है। दूसरा क्या होना चाहिए, ऑफर और एक्सेप्टेंस। तीसरा, ऑब्जेक्ट हमारा क्या होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए। चौथा, कंसिडरेशन भी लॉफुल होना चाहिए। पांचवा, फ्री कंसेंट होना चाहिए। नेक्स्ट, कैपेसिटी होना चाहिए। कैसा कैपेसिटी? मेंटल कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट, सर्टेन होना चाहिए, सब कुछ पहले से तय होना चाहिए। नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड। पॉसिबल होना चाहिए। इंटेंशन होना चाहिए। और लास्ट में क्या है, एक फॉर्मेलिटीज। कोई दिक्कत? ये सारा का सारा समझ में आया? अब नीचे एक लाइन लिखा हुआ है, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स बट ऑल अग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स। समझ में आएगा ये चीज? देखो, दिस इज जस्ट लाइक कि ऑल बनानाज आर फ्रूट्स बट ऑल फ्रूट्स आर नॉट बनानाज, है ना? तो बोलते कि अगर कॉन्ट्रैक्ट है तो मतलब अग्रीमेंट तो जरूर है, क्योंकि बिना अग्रीमेंट का कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। लेकिन ये कह देना कि अग्रीमेंट है तो कॉन्ट्रैक्ट है, ये गलत है। क्योंकि अग्रीमेंट अगर कानून के पास लेके जा सकते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा,
अग्रीमेंट कानून के पास लेके नहीं जा सकते तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। तो कॉन्ट्रैक्ट होने से अग्रीमेंट तो होगा ही होगा, विदाउट अग्रीमेंट देयर कैन बी नो कॉन्ट्रैक्ट, बट जस्ट बिकॉज देर इज एन अग्रीमेंट यू कैन नॉट से देर इज अ कॉन्ट्रैक्ट। अब इसके बारे में अगर डिटेल में लिखना है तो ऐसे लिख सकते हैं, इफ टू पर्सन्स एंटर इनटू एन अग्रीमेंट फॉर एनी अनलॉफुल ऑब्जेक्ट, even if there is an agreement, this will not become a contract. If there is an agreement but there is no consideration, या फिर consideration unlawful है तो agreement है लेकिन contract नहीं है। अगर agreement किया गया है 6 महीने के बच्चे के साथ तो agreement है बट वो contract नहीं है। अगर uncertain भी था फिर भी agreement तो था, एक ने ऑफर दिया एक ने एक्सेप्ट किया, मगर वो contract नहीं बना। तो यहाँ पे बहुत सारा केसेस है कि जहाँ पे agreement है लेकिन वो contract नहीं बन रहे। अब यहां पे आ गया वापस से डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो कल भी कुछ हम लोग देखे थे, आज थोड़ा सा और इसको आगे पढ़ेंगे हम लोग। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, जिसको कानून के पास लेके जा सकते हैं। अब अपने को और एक चीज समझ में आना चाहिए कि भाई कानून के पास तो लेके तब जाएंगे जब ये सारा चीज मौजूद होगा, है ना। अगर ऑब्जेक्ट लॉफुल नहीं है तो कानून के पास नहीं जा सकते, कंसिडरेशन नहीं है, कंसेंट नहीं है, कैपेसिटी नहीं है तो नहीं जा सकते। तो यानी ये भी हम बोल सकते हैं क्या, सिर्फ लॉजिकल तरीके से जवाब देना है क्या, ये बोल सकते हैं कि सर कानून वैलिड तब, सॉरी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड तभी होगा जब उसमें ये सारा एसेंशियल एलिमेंट प्रेजेंट होगा, है ना। In other words, we can say that an agreement which satisfies all the essential elements becomes a valid contract। कोई दिक्कत? अच्छा, अब मेरे को एक चीज वापस से बताओ, खुद से समझ के बताना, जो लिखा हुआ तो है ही। अब देखो अपना दिमाग कितना एक्सपैंड हम लोग कर सकते हैं, कितना हम लोग का थिंकिंग कैपेसिटी इंक्रीज हुआ 2-3 क्लास में। अगर मान लो कि यहां से कैपेसिटी नहीं है तो क्या कॉन्ट्रैक्ट बनेगा? लेकिन अग्रीमेंट था क्या? अग्रीमेंट तो था। मान लो कि इम्पॉसिबल चीज था कि तारा तोड़ के ले आओ, पैसा दिया वो बोलता कि तारा तोड़ के ला देंगे, अग्रीमेंट था या नहीं था? अग्रीमेंट था लेकिन कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। तो हम ये बोल सकते हैं कि भाई यहां पे अगर कोई चीज मिसिंग है तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, अग्रीमेंट बनेगा या नहीं बनेगा? क्या इस अग्रीमेंट को कानून के पास लेके जा सकते हैं? तो कैसा अग्रीमेंट बनेगा? वॉइड अग्रीमेंट बनेगा। कोई दिक्कत इसमें? तो ये भी बोल सकते हैं कि अगर कोई एसेंशियल एलिमेंट मिसिंग है तो फिर वो अग्रीमेंट क्या है? वॉइड। ये बोला जा सकता है। चलो देखते हैं। पहले डेफिनेशन लिखा हुआ है कि अग्रीमेंट विच इज नॉट एनफोर्सेबल इज वॉइड, और सिंपल वर्ड्स में क्या बोल सकते हैं? एन अग्रीमेंट विच डज नॉट हैव एनी और ऑल द एसेंशियल एलिमेंट्स। इन एसेंशियल एलिमेंट्स में अगर कोई भी मिसिंग है तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, वो क्या हो गया? वॉइड एग्रीमेंट हो गया, इज अ वॉइड एग्रीमेंट। इट इज वॉइड फ्रॉम द बिगिनिंग, वॉइड एब इनिशियो। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट भी समझ चुके हम लोग। अनएनफोर्सेबल एग्रीमेंट अभी भी समझ लिए क्या होता है, जिसके अंदर सब कुछ मौजूद होते हुए भी हम लोग कानून के पास नहीं जा पाता है बिकॉज ऑफ अ टेक्निकल डिफेक्ट। ठीक है। अब यहां पे इलीगल एग्रीमेंट। इलीगल एग्रीमेंट मतलब दो लोगों ने बोला चलो बैंक लूट लेते हैं, चलो किसी का किडनैप कर लेते हैं, चलो कोई फ्रॉड कर लेते हैं। ठीक, तो जहां पे कि आपका मकसद ही क्या है, अनलॉफुल है, वो इलीगल एग्रीमेंट हो गया। तो इसको डिटेल में पढ़ने का दरकार नहीं है। अब यहां पे कुछ और लिखा हुआ है, देखो ये समझ में आता है कि नहीं। ऑल इलीगल एग्रीमेंट्स आर वॉइड। भाई इलीगल एग्रीमेंट है तो यूजलेस है, कानून के पास तो लेके जा नहीं सकते। बट ऑल वॉइड एग्रीमेंट्स आर नॉट इलीगल। लेकिन जरूरी नहीं कि यूजलेस है तो इलीगल भी है। भाई ए ने बोला बी को मैं पैसे दूंगा तेरे को, जा आसमान से तारा तोड़ के ला दे, ठीक है, यूजलेस है। वाई यूजलेस? बिकॉज इट इज इम्पॉसिबल, बट वो इलीगल तो नहीं है। ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया और बी उस समय नशे की हालत में था, ठीक, तो बी के पास क्या नहीं था उस समय? कैपेसिटी नहीं था। ठीक, तो भाई इनका अग्रीमेंट क्या हो गया? वॉइड हो गया, क्योंकि भाई उसके पास उस समय कैपेसिटी नहीं था। तो क्या एक नशे में धुत इंसान के साथ अग्रीमेंट करना इलीगल होता है? इलीगल तो नहीं है। ठीक, तो जरूरी नहीं है कि वॉइड है तो इलीगल भी है, लेकिन इलीगल तो वॉइड जरूर होगा क्योंकि उसको कानून के पास लेके नहीं जा सकते। अब यहां पे एकदम बेसिक सा चीज आया, एग्जीक्यूटेड और एग्जीक्यूटरी। एग्जीक्यूटेड मतलब डन, दो लोग थे और दोनों ने अपना काम खत्म कर दिया,
कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट, अब इसमें और कुछ करने का बाकी नहीं है। व्हेन ऑल द पार्टीज हैव परफॉर्म्ड देयर ड्यूटीज, सबने अपना ड्यूटी निभा दिया, इट इज सेड टू बी एग्जीक्यूटेड। और एग्जीक्यूटरी है मतलब अभी भी एग्जीक्यूट होना बाकी है। किसकी तरफ से बाकी है? किसी भी तरफ से बाकी है, फर्क नहीं पड़ता है। या तो दोनों ने अपना काम नहीं किया या फिर किसी एक ने नहीं किया, कोई फर्क नहीं पड़ता। ए ने बी को बोला था पैसा दे मैं तेरे को बिल्डिंग दूंगा, बी ने पैसा नहीं दिया, या फिर इसने पैसा दिया इसने बिल्डिंग नहीं दिया, या फिर भी दोनों में से किसी ने कुछ नहीं किया। बोलने का मतलब है कि कुछ ना कुछ काम करना भी बाकी है, तो वो क्या हो गया? एग्जीक्यूटरी हो गया। व्हेन ऑल और एनी ऑफ द पार्टीज आर येट टू परफॉर्म, अभी भी परफॉर्म करना बाकी है, देन इट बिकम्स एग्जीक्यूटरी। अब बोलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्लिगेशन, कि कितने लोगों का जिम्मेदारी है काम करने का। लिखा यूनिलैटरल, बाइलैटरल और मल्टीलैटरल। जब एक इंसान काम करेगा वो हो गया यूनिलैटरल, जब दो लोग काम करेंगे बाइलैटरल, और मल्टीलैटरल क्या हो गया? जब दो से ज्यादा लोग हो गए। एंड ओनली वन पार्टी हैज द ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म, इट इज यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। एंड बोथ द पार्टीज हैव द ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म, इट इज बाइलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। एंड मोर देन टू पार्टीज, देन इट इज अ मल्टीलैटरल। अब बोलो सर यूनिलैटरल में एक परेशानी है, कम से कम दो लोग तो होगा ही, एक अकेला इंसान तो नहीं होता है, दो लोग तो होता है, और हमको पता है कि कंसिडरेशन भी होता है, यानी कि दोनों को कुछ ना कुछ करना है। तो आप कैसे बोल रहे कि एक आदमी काम करेगा? एक का काम हो चुका है, ठीक। ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन, अब क्रिएशन के बेसिस पे क्या है? एक्सप्रेस इंप्लाइड। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट मतलब अभी अभी बताया कि साफ साफ बोल दिया गया है या फिर लिख दिया गया है। ए ने बी को एक लेटर लिखा कि भाई मैं तुम्हारा घर खरीदना चाहता हूं। बी ने भी लेटर भेज के क्या बोल दिया? ओके। तो ऑफर भी कैसे दिया गया? साफ साफ लिख के बताया गया, एक्सेप्टेंस भी साफ साफ लिख के हुआ। तो ये कैसा कॉन्ट्रैक्ट बना? एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। व्हेन कॉन्ट्रैक्ट इज मेड बाय वर्ड्स। अब ये वर्ड्स चाहे बोला जाए चाहे लिखा जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। फोन करके बोला भाई घर बेचोगे, उसने बोला हाँ बेचेंगे, यानी कि मेरे को तुम्हारा इंटेंशन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? साफ साफ तुम खुद बता रहे हो मेरा इंटेंशन है। ये रिटन भी हो सकता है, स्पोकन भी हो सकता है। दिस इज एन एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, ठीक। अब दो लोगों के बीच में तो बाइलैटरल भी हुआ। अब ऐसा नहीं है कि ये सब डिफरेंट है, दोनों ने काम कर दिया तो एग्जीक्यूटेड भी है, सब कुछ है तो वैलिड भी है, ठीक है। हर अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट ऐसा नहीं है, एक ही कॉन्ट्रैक्ट तीन चार तरीके का हो सकता है। ये तो अलग अलग बेसिस पे बात किया जा रहा है। इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ? इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है कि जहां पे मैंने बोल के ऑफर नहीं दिया, लिख के ऑफर नहीं दिया। ऑफर तो दे रहा हूं लेकिन ना मैंने कुछ बोला ना कुछ लिखा, और सामने वाले ने भी एक्सेप्ट कर लिया, ना बोला ना लिखा। फॉर एग्जाम्पल, एक बस खड़ा हुआ है, ठीक, और उस बस के ऊपर लिखा हुआ है मुंबई टू गोवा, कि बस मुंबई से गोवा जाएगा, ठीक। और मुंबई से गोवा के बीच में जो भी जगह होगा वहां पे रुकेगा ये बस। अब बस वाला बाहर चिल्ला चिल्ला के बोल नहीं रहा है कि भाई ट्रैवल कर लो ट्रैवल कर लो, ठीक। मान लो कि मिस्टर ए को इस बस में ट्रैवल करना था, तो क्या मिस्टर ए और बस ओनर के बीच में पहले फोन पे बात हुआ होगा? क्या कोई लेटर लिखा होगा? भाई इसका बस खड़ा हुआ है और ये बस के अंदर जाके बैठ गया और बस वाले ने उसको वहां पे उतार दिया, ठीक। तो इसका ऑफर भी कैसा था? इंप्लाइड। और इसका एक्सेप्टेंस भी कैसा था? इंप्लाइड। इंप्लाइड मतलब क्या होता है कि कुछ बोलने का दरकार नहीं है, आपने जो काम किया, जो हरकत किया है, उससे समझ में आ रहा है कि आपने ऑफर दिया या फिर एक्सेप्टेंस है। समझ में आ रही है चीज? तो वेयर कॉन्ट्रैक्ट इज मेड बाय कंडक्ट ऑफ पार्टीज। कंडक्ट मतलब योर बिहेवियर, ठीक है। आप एक रेलवे स्टेशन पे है और पीछे से कुली आया, कुली आपका लगेज उठा लिया अपने कंधे पे, और रेलवे का जो गेट है बाहर, आउट गेट, वहां पे वो चलने लगा। आपने मना भी नहीं किया और आप भी उसके पीछे पीछे चलने लगे। मतलब कि ना कुछ बोला ना कुछ लिखा, लेकिन उसने एक ऑफर दिया कि मैं आपका सामान बाहर पहुंचाऊंगा, और आप भी उसके पीछे पीछे चल के जा रहे हो, आप भी एक्सेप्ट करोगे, ठीक है भाई लेके चल। तो कुली पैसा मांगेगा तो देना पड़ेगा। भाई फिर ये मत बोलना कि कहाँ तुमने कहाँ बोला, बोला अरे भाई लेके जा रहा था देखा तो था, रोक तो लेता मेरे को,
ये कहाँ जा रहे हो, समझ में आया? तो ऑफर भी इंप्लाइड और एक्सेप्टेंस भी इंप्लाइड। अब नीचे एक लिखा हुआ है टैसिट कॉन्ट्रैक्ट। टैसिट ऐसे तो हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन टैसिट जो है वो इंप्लाइड का ही छोटा भाई है। यहां पे भी क्या लिखा हुआ है, इट इज इंप्लाइड बाय द कंडक्ट ऑफ पार्टीज, लेकिन टैसिट का एक्चुअल मीनिंग होता है साइलेंट। जैसे आप गए हो एटीएम में पैसा विड्रॉ करने के लिए, ठीक, अब वहां पे क्या है कि आप अगर एटीएम स्वाइप करोगे आपका कैश निकल जाएगा। अब यहाँ पे कोई इंप्लाइड ऑफर नहीं है, कोई इंप्लाइड एक्सेप्टेंस नहीं है, दिस इज साइलेंट ऑफर एंड साइलेंट एक्सेप्टेंस। समझ में आया? एक बच्चा अपने फैमिली बिजनेस में था, फैमिली बिजनेस चलाता था, जब बच्चा बड़ा हुआ तो वो भी बिजनेस में ज्वाइन कर गया, दिस इज साइलेंट। कोई इंप्लाइड ऑफर नहीं था जिसको मैंने इंप्लाइड तरीके से एक्सेप्ट किया, ठीक है। अब यहां पे एक लिखा हुआ है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, इसको बाद में डिस्कस करेंगे। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअली क्या होता है कि दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है नहीं, लेकिन ऐसा मान लिया जाता है कि कॉन्ट्रैक्ट है, अज्यूम्ड। दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है नहीं, लेकिन मान लिया जाएगा कि क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक। एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर बात करें, तो ये x और ये y, ठीक है। तो x एक बार y के घर गया और अपना बहुत कीमती घड़ी उसके घर में भूल के आ गया, y उस घड़ी को लौटाने से इनकार कर रहा है, बोला नहीं करेंगे। कोई ऑफर एक्सेप्टेंस था क्या, अग्रीमेंट था क्या, जा जो करना है कर ले, केस कर ले। बोलता केस तो तब करेगा जब क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। समझ में आ रहा है? केस तो तब करेगा जब कॉन्ट्रैक्ट होगा। क्या इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट है? नहीं है। तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है इसका मतलब कि भाई कोई भी नाजायज फायदा उठा लेगा क्या? अब आया देश का कानून, कानून बोलता है कि हम किसी को भी किसी का भी नाजायज फायदा उठाने नहीं दे सकते। हम यहां पे मानते हैं कि आपके बीच में क्या था, कॉन्ट्रैक्ट था। इवन इफ देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट, मान लेते हैं कि क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है, चलो अब इसका घड़ी लौटाओ। तो ये जो बिना हाथ पैर, बिना सर पैर, बिना अग्रीमेंट वाला कॉन्ट्रैक्ट है, देखो यहाँ पे अग्रीमेंट नहीं था इनके बीच में, है ना, एक्स और वाई के बीच में कोई अग्रीमेंट नहीं था, स्टिल देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। और इसको डिटेल में समझना है, ये अच्छा एक टॉपिक है, इसीलिए यहाँ पे नहीं बताया, वो एक सेंटेंस का होता तो यही बता देते। और लास्ट में क्या है, एक ई कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कि ऑनलाइन हम लोग जो भी परचेज करते हैं, सेल करते हैं, वो ई कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ऑफर भी ऑनलाइन हो रहा है, एक्सेप्टेंस भी ऑनलाइन हो रहा है। वापस से फटाफट खाली एक नज़र डाल लेते हैं आज के कॉन्सेप्ट्स पे। एसेंशियल एलिमेंट सेक्शन 10 में लिखा हुआ है। सेक्शन 10 में क्या बोलते हैं अभी, या फिर एसेंशियल एलिमेंट्स क्या बोलते हैं, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए दो लोग चाहिए, ऑफर एक्सेप्टेंस होना चाहिए, ऑब्जेक्ट लॉफुल होना चाहिए, कंसिडरेशन लॉफुल होना चाहिए, फ्री कंसेंट चाहिए, कैपेसिटी चाहिए, सर्टेनिटी चाहिए, पॉसिबल होना चाहिए, एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड नहीं होना चाहिए कि वॉइड है, इंटेंशन होना चाहिए, और अगर कोई फॉर्मेलिटी है तो वो भी आप निभाओ। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जिसमें सारा एसेंशियल एलिमेंट प्रेजेंट है, कुछ भी मिसिंग है तो कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, वॉइड एग्रीमेंट हो गया, करेक्ट। कुछ टेक्निकल डिफेक्ट की वजह से नहीं जा पा रहे तो अनएनफोर्सेबल हो गया, और आपका मकसद ही इलीगल है, अनलॉफुल है तो इलीगल हो गया। सारा कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट होता है, लेकिन सारा अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो ऐसा जरूरी नहीं है। सारा इलीगल अग्रीमेंट क्या है, वॉइड है, मगर सारा वॉइड अग्रीमेंट इलीगल है जरूरी नहीं है। फिर बात करेंगे अगर हम लोग एग्जीक्यूटेड और एग्जीक्यूटरी। एग्जीक्यूटेड क्या हुआ, जो काम दोनों तरफ से कंप्लीट हो चुका है। एग्जीक्यूटरी जो किसी न किसी का अभी काम करना बाकी है। यूनिलैटरल, बाईलैटरल, मल्टीलैटरल तो बहुत ही सिंपल है। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट जहां पे कि आपने सामने वाले को अपना इच्छा व्यक्त किया, चाहे लिख के या बोल के, कि भाई मैं ऐसा काम करना चाहता हूं। अगर वो कुली आता और आपको पूछता कि भाई साहब आपका लगेज पड़ा हुआ है, क्या उठा के ले जाएं, तभी एक्सप्रेस हो जाता है। वो आपको ऑफर दे रहा है और आप उसको बोलते हैं हाँ, तो वो एक्सप्रेस हो जाता है। लेकिन वो बिना कुछ बोले आपका सामान उठा के चल दिया और आप भी पीछे पीछे चल दिए, दिस इज इंप्लाइड। आपके कंडक्ट से, आपके बिहेवियर से समझ में आया। टैसिट होता है साइलेंट। क्वासी जहां कॉन्ट्रैक्ट नहीं है फिर भी कानून मान लेता है कि कॉन्ट्रैक्ट है, विदाउट अग्रीमेंट ये कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है। और ई कॉन्ट्रैक्ट तो बहुत ही सिंपल है कि जो ऑनलाइन तरीके से बना वो ई कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो आज का क्लास में कोई भी डाउट किसी का, कुछ भी, सब क्लियर एकदम।
तो आज का क्लास इधर ओवर करते हैं हम लोग, ठीक है। आज का क्लास यहाँ पे ओवर करते हैं, नेक्स्ट क्लास में आगे टॉपिक और समझेंगे।